क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विप क्लासेस और इसमें आप सभी का स्वागत है। तो ये दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल इनिशिएटिव्स है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि आपके लिए जैसा कि आप जब पीसीएस एग्जाम्स आप देते होंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज उन्हीं सभी साइंस के क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, आपको करवाऊंगा। और जितने भी लगभग, ये मैंने आपको अभी मैं बता दूं कि अगर मैं बात करूं कि आगे की सीरीज की कि इसके कैसे क्वेश्चन चलेंगे, क्या होंगे, कॉन्सेप्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसमें लगभग दोस्तों मैं आपको 1000 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, साइंस क्वेश्चंस। ठीक है, साइंस रिलेटेड, चाहे जो आपके एग्जाम्स में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हो, ठीक है, आपके झारखंड पीसीएस में पूछा जाता हो, या यूपी पीसीएस में या एमपी पीसीएस में, जितने भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, वो सारे साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इसमें सभी पीसीएस एग्जाम्स को कवर करूंगा और इसमें आपको 1000 क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगा, जिसमें आपको मैं अभी फिजिक्स करवाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिक्स के बाद दोस्तों आपको केमिस्ट्री करवाऊंगा और केमिस्ट्री के बाद आपको बायो के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं आपको इतना दावा कर सकता हूं, प्रॉमिस करूंगा कि ये जो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया 1000 क्वेश्चंस, है ना, तो ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो कौन से क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते टाइम और क्वेश्चंस करते टाइम माय डियर, ये सबसे बड़ी बेनिफिशियल क्या होगी कि आपको लगभग सारे क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स के कवर हो जाएंगे। तो ये जो 1000 का जो क्वेश्चन सीरीज में जो आज स्टार्ट कर रहा हूं, इसका ये प्रथम भाग है, पहला पार्ट है। आज ये पार्ट 1 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसका पार्ट क्या है दोस्तों, आज फर्स्ट है, आज पार्ट फर्स्ट है। तो इसको चलिए लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन माय डियर। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे खुल रहा है और ये आप देख रहे होंगे, है ना। प्लीज माय डियर, एक बात सबसे भी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करें, है ना, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दोस्तों आप शेयर करें। मैक्सिमम आप शेयर करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में जब आप मैक्सिमम शेयर करेंगे तो मुझे भी क्या मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगा कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूं आपके लिए वो आप सभी पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लीज आप सभी शेयर करें। ठीक है, और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं और सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम आपको डेली आपको कुछ ना कुछ न्यू आपको, ये तो सीरीज चलेगा ही, साइंस का ये पूरा सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा 1000 क्वेश्चन, जिसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, है ना, फिजिक्स के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अगर साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, लेटेस्ट लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे करेंट बेस्ड, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्या होंगे, है ना, करेंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करूंगा। पहले मैं आपको फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री खत्म कर दूं, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करूंगा। साथ ही साथ ये सीरीज में दोस्तों मैं आपको बहुत ज्यादा पॉलिटी कवर करने वाला हूं। ठीक है, ज्योग्राफी कवर करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें दोस्तों, अगर जो भी बच्चे, अगर आप पीसीएस का एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, आईएएस का तैयारी कर रहे हो, तो जिन विद्यार्थियों को ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है, जिन विद्यार्थियों को ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उनके लिए भी बहुत ही विशेष करके दोस्तों मैं उसके लिए पूरा एक सीरीज लेकर के आऊंगा। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको मुझे ऐसा लगा कि हाँ आप इस सब सारी चीजों को अगर आप लाइक कर रहे हो और आप पसंद कर रहे हो, मैक्सिमम लोगों के पास अगर आप शेयर करो, तो फिर मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये आज थोड़ा सा मैं पहली बार आप इंट्रोडक्शन था, तो दैट इज वाई मैंने थोड़ा वक्त आपका ले लिया, बट लेट्स बिगिन। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, यहाँ पे विच गलत है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, है ना, नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सेल्सियस यूनिट ऑफ जूल, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट जूल। बताइए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगता है ना, यूनिट ऑफ हीट है माय डियर, ये जूल आपको काट दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये क्या लगता है कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि सेल्सियस जो है, ये कौन सा जो ऑप्शन है वो सही तरीके से मैच्ड नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूं, सुनने की कोशिश करना अच्छे से, है ना, और अच्छे से आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इज योर करेक्ट आंसर। अब कैसे,
सेल्सियस जो होता है माय डियर, सेल्सियस जो होता है उसको आप टेम्परेचर के लिए ये यूनिट होता है, ये टेम्परेचर का यूनिट होता है, ना कि ये जो क्या होता है हीट का ये यूनिट होता है। अगर आप बात करेंगे तो हीट क्या है, हीट जो ना इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का जितने भी एनर्जी होते हैं, ठीक है, तो वर्क का कहो, वर्क का, पावर का, सॉरी जी, एनर्जी कहो तो एनर्जी दोस्तों, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हीट एनर्जी की बात करें, ये सारे जो एनर्जी हैं इनके अगर हम बात करें यूनिट का तो उनका दोस्तों जूल का यूज करते हैं उसके लिए। किसका यूज करते हैं? जूल का यूज करते हैं। तो ये तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। हाँ डी, ठीक है। तो ओके, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आता है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द गिवन कोड, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 दिया गया है, लिस्ट 2 दिया गया है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए जल्दी फटाफट, आप सभी जरूर कमेंट में भी आप बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो समझेंगे, आपको मैच करना है कि भाई कौन किससे मैच कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है यूनिट, ये सारी चीजें जो दिया है उसका क्या दिया गया है, यूनिट दिया गया है, ठीक है। कि भाई फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब इंपल्स जो होता है, इंपल्स होता क्या है ये तो आपको बता दो कि फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अब न्यूटन सेकेंड इसका मतलब क्या हुआ, इंपल्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड ये हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन का दोस्तों अभी आपको बताया था, वर्क डन जो है ना, अभी आपको थोड़ा देर पहले, अच्छा पहले एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड और है तो ऊपर आप लेके जाओगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर वर्क डन की बात करें तो चाहे आप फोर्स की, सॉरी, चाहे वर्क की बात करें, वर्क और एनर्जी, ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका जूल, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार मैच करेंगे, और जब आप इस प्रकार मैच करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब सोचिए, 1 को आपने किसके साथ मैच किया है, 2 के साथ मैच किया है, मतलब आप डी को मैच किए हैं 2 के साथ, डी को मैच किए हैं 2 के साथ, तो ये और दोनों ऑप्शंस चले गए। अब आप देखिएगा दोस्तों, एक्सेलरेशन को मैच किए हैं 4 के साथ, मतलब ए को आपने मैच किया है 4 के साथ, ए को मैच किया है 4 के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, अगला कहता है which of the following pair physical quantities has the same dimension। आपको पता करना है कि कौन से ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके क्या है दोस्तों, सेम डायमेंशन है। अब डायमेंशन आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो वर्क के अगर फॉर्मूला की बात करें तो एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा को हटा दो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फिर दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया पावर। तो पावर का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो पावर का होता है दोस्तों वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। देखो क्यों मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मोमेंटम की अगर हम बात करें, मोमेंटम की अगर हम दोस्तों तो बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद अगर पावर की बात, तो पावर तो मैंने बता दिया अभी जस्ट। एनर्जी की बात करें, एनर्जी का अगर बात करें तो दोस्तों एनर्जी के लिए हम हाफ एम बी स्क्वायर बी स्क्वायर का यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। और अगर बात करें दोस्तों तो हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एम जी एच का यूज करते हैं। फिर अगर वर्क की बात करें तो वर्क का हमने लिख दिया है, और किस कोई बचा, फोर्स। फोर्स की अगर बात करें दोस्तों तो फोर्स का हम लोग यूज करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो कोई भी, देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर किसी भी दो यूनिट, दो कोई भी फिजिकल दो क्वांटिटी का दोस्तों, दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम तब होगा जब उसके फॉर्मूले कुछ ऐसे मैच हो जाए। जैसे अगर मैंने मान लो कि ऑप्शन अगर ए मैं बोलता हूं, है ना, मान लो पहले मैं ऑप्शन ए को देखता हूं, तो ए में क्या है दोस्तों, एफ एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। और पावर का क्या करते हैं दोस्तों, पावर को हम अगर कहते हैं, पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन बाई टाइम, तो अब जरा सोचिए, वर्क ऊपर है ही एफ एस बराबर, और नीचे आ जाएगा टाइम। तो दोस्तों कभी वर्क, और यहां पे जरा सोच के देखिए,
पावर का क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई टाइम। अब आप सोचो, वर्क डन से वर्क डन कट जाएगा, वर्क डन से वर्क डन कट जाएगा तो टाइम बच जाएगा। तो दोनों का अगर टाइम बच जाएगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें मीटर सॉरी इसमें जो है दोस्तों एक टी जो है वो टी जो है वो बच जाएगा। अगर टी बच जाएगा इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा। अच्छा, अब बात करें बी ऑप्शन के। अगर बी ऑप्शन के बारे में सोचेंगे तो देखिए कैसे, थोड़ा सा देखो इसमें साइंस मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है ना। अगर अगर मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब आप देखिएगा एनर्जी का क्या होता है दोस्तों, एनर्जी का हमने बताया था mgh, mgh। अब देखो अगर मान लो कि मास को मास से आप काट दो, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और ये इधर से देखो एक अलग से क्या है दोस्तों, ये हाइट है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, ये दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा, दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा, दोनों का क्या दोस्तों डायमेंशन भी सेम नहीं होगा। अब डायमेंशन सेम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये भी गलत। अच्छा, अब आओ दोस्तों सी ऑप्शन के पास। तो चेक करना है, चेक जब तक नहीं करोगे, आप ऐसे रट्टा मारना चाहते हो रट्टा मार सकते हो, उसके लिए एक अलग ही प्रोसेस है भाई। आप जितना रट्टा मारना चाहते हो रट्टा मार लो, तो भाई उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट आप कोशिश करो समझने का, फोर्स को देख लो और पावर को देख लो। तो फोर्स को देखो, फोर्स क्या है दोस्तों, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, और पावर की बात करें तो mgh, ठीक है। तो m से m कट गया, और g से a से एक्सेलरेशन, और दोस्तों ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होगा, ये कह सकते हैं क्या होगा सर, ये g जो है वो आप कह सकते हैं कि जो क्या है दोस्तों, ये ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप मान लो कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दोनों सेम हो सकता है, ठीक है। मान लो कि इसका यूनिट हम 9.8 ले लिए, तो इसका भी यूनिट 9.8 होता है, ये दोनों दोनों से कट जाएंगे। तो हो सकता है कि फोर्स एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के साथ ये कोई फोर्स काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये कट गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बच गया, एच जो है एक अलग से बच गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर एच बच गया इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं दोस्तों, है ना, एक एल बच जाएगा। एल एक बच जाएगा, इसका मतलब कहने का मतलब है कि इसमें भी डायमेंशन सेम नहीं होगा। तो अब आप इसका आंसर क्या करेंगे, डी तो कर सकते हैं, लेकिन अब कैसे डी होगा ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। वर्क है दोस्तों और एक एनर्जी है। देखो मैं इतना समझाने का मेरा लॉजिक ये है कि मैं चाहता तो इस क्वेश्चन का आंसर एबीसीडी कर सकता था, लेकिन मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एनर्जी का क्या होता है दोस्तों, एनर्जी का मैंने अभी आपको बताया था, एफ इंटू एस इन एफ, वर्क डन होता है एफ एस होगा। अब एनर्जी का दोस्तों हम एम जी एच बोलते हैं। अच्छा, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ए एस इक्वल टू एम जी एच। अब एम से एम कट गया, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गया, मतलब मास, यहाँ पे एक्सेलरेशन है और ये क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, तो ये भी कट गया। और एस जो है वो क्या है दोस्तों, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और एच भी क्या है, एच हाइट भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, तो कट गया। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, आर एच एस बराबर एल एच एस हो गया, आरएचएस बराबर एलएचएस हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर हम वर्क की बात करें और एनर्जी की बात करें तो ये दोनों के जो डायमेंशन होंगे, है ना, जो एमएलटी के फॉर्म में होते हैं, एमएलटी के फॉर्म में होते हैं, है ना, ये क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। आपको नहीं भी पता है तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। आप कंसीडर कीजिए, आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताएगा दोस्तों कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऊपर जो भी दिए गए स्टेटमेंट है उसमें से कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो कह रहा है कि थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर ऐड अप टू गिव अ null वेक्टर, ठीक है, जिसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब आप मान लो कि दोस्तों आपने वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आपने नहीं पढ़ा है। अगर 11th 12th का स्टूडेंट अगर आप रहे हो तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जरूर आपने पढ़ा होगा। बट अभी आप सुनिएगा, आगे देखिए, सेकंड आप ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। आपको ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है। थर्ड जो है वो दोस्तों वो क्या कर रहा है ये देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको सेकंड भी नहीं समझ में आए, पहले आप वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। अब देखो, जब भी दोस्तों आप याद करना 5i 5j ऐसे करके आपने क्या हो दोस्तों आप निकाले होंगे, और उसका जब दोस्तों आप निकाले होंगे कैलकुलेशन करने के बाद, तो आपको क्या आंसर आएगा, 10 न्यूटन,
5 न्यूटन। तो अब देखिएगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब भी आप उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जैसे फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को ऐड करने के बाद आपको 10 न्यूटन मिलता है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, ये ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड क्या है, ये ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि आपको कह रहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज क्या है दोस्तों, स्केलर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब आप जोड़ते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो वैल्यू होता है, वो ऑलवेज दोस्तों वो क्या होता है, 10, 15, 50 ऐसे होगा। तो ये ऑलवेज क्या होगा दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका मतलब ऑप्शन ये जो 3 जो है वो सही है। अगर 3 सही है तो अब देखो ऑप्शन नंबर ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर ये भी चला गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो इस तरह के क्या करना, आप लोग क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड का फॉलो करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं, आईएएस पीसीएस जब आप करते रहो क्वेश्चन, तो आपको ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। अच्छा अब देखो 4 ऑप्शन पढ़ो। देखो अगर जो व्यक्ति जो स्टूडेंट 1 को पढ़ करके और 2 को पढ़ करके आगे क्वेश्चन को छोड़ के चला आता, तो वो पक्का गलती करता। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते, ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ते, तो आप 100% सही करके आते। The average speed of a particle either greater or equal to the magnitude of the average velocity of the particle over the same interval। या समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल either greater or equal to the magnitude of average velocity the particle over the same interval। अब कह रहा है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एवरेज जो वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज क्या है, स्पीड जो है, और एवरेज जो है दोस्तों, हम सॉरी एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल आइदर ग्रेटर और इक्वल, कह रहा है क्या, जैसे मान लो स्पीड किसको बोलते हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, ये बात समझ लो पहले। स्पीड में दोस्तों हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। हम कहेंगे अगर हम डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस क्या होगा, जब मान लो कि अगर पॉइंट मान लो दोस्तों ए से बी तक की, अगर मान लो दोस्तों ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए है, बी है और सी है। मैंने कहा ए से सी के पास जाना है, तो ये क्या होगा, आप डायरेक्ट यहां से आप एक बच्चा यहां से यहां तक आ सकता है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। अब मैं बोलूं कि अगर इस मतलब सी के पास जाना है, ठीक है, तो एक व्यक्ति यहां से चला और ए से बी की ओर गया और बी से सी की ओर गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस जो होता है ना, लॉन्गेस्ट पाथ होता है, लेकिन जो वही डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो हम जब बात करते हैं स्पीड को, तो स्पीड में हम क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट पाथ को हम फॉलो करते हैं, जनरली ऐसा करते हैं, ठीक है, तो चुनने की कोशिश करना। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, हो सकता है ना, अगर मान लो दोस्तों, अगर तुम मान लो कि अगर कोई लाइन यहां पे ड्रा किया गया है और ए से बी है, ठीक है, तो मान लो कि जितना ये वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, ठीक है, तो ये इक्वल होगा ना, सिंपल सी बात। आप सोचो कि ग्रेटर और इक्वल, तो मान लो दोस्तों कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि ए से बी की ओर जाना है हमको, तो यहाँ पे पक्का आपको गारंटी है कि यहाँ दोस्तों आपको वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा और क्या होगा, स्पीड भी आपको सेम हो जाएगा। परंतु एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर, ग्रेटर कैसे होगा, जब मान लो कि हमको ए से सी की ओर आना है, ठीक है, ए से सी की ओर आना है, तो अब ऐसे कंडीशन में अगर इस पाथ को फॉलो करता है, मतलब वो व्यक्ति ए से बी की ओर, बी से सी की ओर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या होगा, सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल, मान लो कि दोस्तों टाइम टी है, जैसे अब इसको थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, इरेज करता हूं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको अच्छे से, क्योंकि देखो ये सब चीज समझ जाओगे ना, तो फिर आगे चल के ना बहुत ही आगे, मतलब साइंस को आपको समझ में आएगा, मजा आएगा कि हाँ ये जो बोला जा रहा है ना, इसको कुछ लॉजिकली तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। वैसे रट्टा आप मार सकते हो, याद कर सकते हो कि हाँ ये चीज मैंने याद कर लिया, और वो एक अलग ही मतलब कंडीशन है कि उसे याद कर लेना और क्या करना, रट्टे मार लेना, तो एक नॉर्मल वो अलग कंडीशन है। लेट्स बिगिन। मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो दोस्तों कि हमें ए से बी की ओर जाना है, ठीक है, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो अब मान लो क्या है, ऐसे कंडीशन में अगर मैं बात करूं सेम टाइम में टी टाइम में ही दोस्तों, अगर ए से सी की ओर आना है, तो भाई जरूर ये व्यक्ति, जो मान लो कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, तो राम बहुत तेजी से भागेगा, तभी तो सेम टाइम में यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे जब बहुत तेजी से भागेगा, मतलब अगर मान लो कि यहां से यहां इसको आना है, तो बहुत तेजी भागेगा, तभी ना टी टाइम में ही इसको पहुंच जाएगा ए से सी की ओर।
अब मान लो दोस्तों यहां से यहां तक की लेंथ को कवर करना है, ठीक है, और यहां पे श्याम को आना है, क्या आना है, सी के पास श्याम को आना है। तो श्याम क्या करेगा, बहुत आराम से आएगा कि भाई धीरे धीरे पैदल पैदल आ रहा है आराम से, उसको पता है कि हमको तो भाई हम नॉर्मल स्पीड में भी चलेंगे तो सी के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर राम चल रहा है तो राम को तेजी से चलना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट, मतलब आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि भैया एवरेज जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, किसके मैग्नीट्यूड के बराबर, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर, जब टाइम इंटरवल को तुम समान रखोगे तब, ठीक है। तो ये भी बात सही था, मतलब चौथा भी स्टेटमेंट सही था और तीसरा भी स्टेटमेंट सही था। तो आप इसके अनुसार अगर आप देखते तो ये आपको मिल जाता आंसर डी, ठीक है। आपका स्टेटमेंट नंबर दोस्तों फर्स्ट भी सही है। थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ सेम इन अ प्लेन कैन नेवर बी एडेड टू गिव अ null वेक्टर, ठीक है, ये भी सही था। अगले क्वेश्चन को चलेंगे, शायद टाइम में ज्यादा ले रहा हूं बट कोई बात नहीं है, आप समझोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। द डायमेंशन एम एल टी माइनस टू करस्पॉन्ड टू, अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो समझने की कोशिश करना, एम एल, तो अब तो दिमाग लगाओगे ना आपके पास हर चीज का आंसर है, ठीक है। अब टी का मतलब है दोस्तों मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, और पर सेकेंड स्क्वायर रहा होगा। अब एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है कि जरूर दोस्तों क्या होगा, मास होगा, ठीक है, मास होगा। और एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है दोस्तों उसमें जरूर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। तो अब आप सोच के देखिए इसका मतलब क्या है, मास को हम किस में कहेंगे, ग्राम में, और लेंथ को, एल को, एल को कहेंगे दोस्तों मीटर, और इसको कहेंगे सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप सोच के देखिए कि ग्राम जो है ये मास का मास रहने दो, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ए बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, और मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। कैसे निकालेंगे आप समझने की कोशिश करो, रट्टा मारोगे नहीं समझ में आएगा। फिर से मैं इसको समझा देता हूं, एक बार आप लोग फिर से ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम होता है, एम एल टी टू माइनस, यही कारण है। तो एम जो है वो मास है, ठीक है, एल जो है वो मीटर है, और टी है जो सेकेंड स्क्वायर है, तो मास इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, तो इसका मतलब जरूर ये फोर्स का ही क्या रहा होगा, डायमेंशन रहा होगा। आगे चलेंगे, ए पैसेंजर इन अ मूविंग, ए पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन toss a 5 rupees coin. If the coin fall behind him, then the train must be moving with a uniform, या तो एक्सेलरेशन से चलेगा, डिसेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मतलब सैल्यूट लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को जब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कि मैं यहां पे एक बात कह रहा हूं कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन मान लीजिए, ठीक है, और ये ट्रेन पे चेयर लगा हुआ है, ये ट्रेन पे चेयर, ऐसे चेयर लगा हुआ है, ये ट्रेन चेयर लगा हुआ, समझ जाओगे क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, 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 यहां पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लीजिए कि इसने यहां पे किसी व्यक्ति ने एक क्वाइन रखा हुआ है यहां पे, ठीक है, इसने क्वाइन को क्या हुआ, हवा में उछाला, ठीक है, हवा में इसने उछाला, ऊपर उछाला, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, फिगर को समझ जाओगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। करेक्ट क्या, ए पैसेंजर, ध्यान दीजिएगा, ए पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन, है ना, टॉसेस अ 5 रुपीज कॉइन, इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम,
अगर मान लो दोस्तों कि यहां पे ये कॉइन को टॉस किया, अब आना चाहिए था पैसा इसी के पास आना चाहिए था, लेकिन ये पैसा अगर चला जाता है कहां, ये पैसा अगर चला जाता है दोस्तों यहां पे, इसके पीछे आकर गिरता है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगर ये पैसा जाकर के उसके पीछे गिरता है तो जो ट्रेन थी, जो ट्रेन थी वो किस मतलब वो क्या यूनिफॉर्म वो रिटार्डेशन से थी, स्पीड से थी, वेलोसिटी से थी। देखो स्पीड का मतलब ऑलवेज याद रखना डिस्टेंस से रहेगा, वेलोसिटी का ऑलवेज मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से होगा। ठीक है, आप लोग ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें ना जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो क्या है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात ही तो नहीं करेंगे, इसको तो हम ऑप्शन को पहले ही हटा देंगे। सोच के देखिए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होता, अगर ट्रेन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होता, एकदम समान गति से जा रहा होता, कोई गति में परिवर्तन ही नहीं होता, तो दोस्तों अगर गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे देखो आप 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड से सॉरी 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चल रहा है, आराम से 5 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, 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 तो क्या होगा, जब ये व्यक्ति क्या करेगा, अगर ये व्यक्ति कॉइन को ऊपर फेंकेगा, ठीक है, तो अब ये व्यक्ति तो आगे जाएगा ही, व्यक्ति आगे मूव करेगा, लेकिन व्यक्ति जैसे ही आगे मूव करेगा, साथ ही साथ दोस्तों ये पैसा, आपको तो पता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये जो पैसा जब ये ऊपर फेंकेगा, तो ऐसा नहीं कि पैसा यहीं पे डायरेक्ट ऐसे जाएगा, नहीं, ऐसा जरूर दोस्तों क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस इस तरह से कवर करेगा। तो ये व्यक्ति जब यहां पे पहुंचेगा, ये व्यक्ति जब यहां पे पहुंचेगा, इस स्थान पे पड़ेगा, पहुंचेगा, तो पैसा भी इसके पास पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो पैसा ऊपर फेंकेगा, तो जिस जो व्यक्ति ऊपर पैसा फेंकेगा वही व्यक्ति क्या करेगा, पैसा ले लेगा। कब, जब ट्रेन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तब। लेकिन लेकिन अगर मान लो दोस्तों, अगर हम इसको कर देते हैं 5 किलोमीटर या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से कर देते हैं, मतलब हर क्या दोस्तों, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि हर कुछ डिस्टेंस पे, हर 5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या होता है, मतलब उसका स्पीड 5 किलोमीटर, मतलब मान लो कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 10 हो गया स्पीड, यहाँ पे 15 स्पीड हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। ये स्पीड बहुत ही मतलब नॉमिनल नहीं है, यहाँ पे 5 5 5 5 सब जगह सेम था, सभी जगह 5 5 सेम था। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, ऐसे स्पीड उसका बढ़ रहा है। तो अब आप सोच के देखिए, तो अब देखो ये व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, ये व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन ये पैसा भी आगे से आगे जाएगा, लेकिन ये पैसा उतना स्थान कवर नहीं कर पाएगा जितना स्थान ये व्यक्ति कवर कर पाएगा। तो व्यक्ति क्या होगा, आगे चला जाएगा और पैसा जो होगा वो पीछे छूट जाएगा, तो पैसा पीछे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी वस्तु में, किसी ये ट्रेन में अगर हम एक्सेलरेशन दे दें, अगर हम एक्सेलरेशन अगर दे दें, ठीक है, तो पैसा क्या होगा, पैसा जो व्यक्ति ऊपर उछालेगा उसके पीछे गिरेगा। अगर दोस्तों कोई ट्रेन अगर दोस्तों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो अगर कोई पैसा ऊपर व्यक्ति उछालता है तो वो पैसा उस व्यक्ति के पास ही आएगा। लेकिन मान लो दोस्तों ट्रेन में ब्रेक लग गया, एक्सेल डिसल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है या डिसेलेरेशन का मतलब क्या होता है, अगर ट्रेन में ब्रेक लग गया, तो अगर मान लो दोस्तों कोई व्यक्ति पैसा उछाला और ट्रेन में ब्रेक लग गया, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में दोस्तों ट्रेन जो है, पैसा जो है वो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, इसने पैसा उछाला, तो ये व्यक्ति पीछे चला जाएगा और ट्रेन से पैसा यहाँ पे गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन होगा तो बिहाइंड द पर्सन पैसा गिरेगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर वेलोसिटी अगर अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, सेम पोजीशन पे गिरेगा, सेम पर्सन के पास क्या करेगा, वो पैसा आएगा। अगर रिटार्डेशन होगा तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों वो व्यक्ति के सामने पैसा गिरेगा, इन फ्रंट ऑफ द मैन, ठीक है।
ये बात आप याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ए इज योर करेक्ट आंसर। तो बहुत ऐसा क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से साइंस के क्वेश्चन को नहीं करवा सकते, मतलब ऐसा नहीं कि भाई इसका आंसर ए बी सी डी करके मैं निकाल गया। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द मिडिल पॉइंट। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे मान लो दोस्तों ये एक लैडर है, यहाँ पे एक लैडर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप सोच के देखो, एक लैडर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको पता है, इसको पता है, आप घर में प्रैक्टिकल जरूर करना अगर आप इस सब क्वेश्चन को कर रहे हो ना। और यहाँ पे एक दोस्तों लैडर लगा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे एक लैडर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह का सीढ़ी लगा हुआ है। एक व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा है, आप मान लो कि ये व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, लैडर पकड़ के खड़ा है। अब अगर मान लो दोस्तों ये लैडर इस तरह से नीचे स्लाइड हो रहा है, तो इस बॉडी में जो ये व्यक्ति जो खड़ा है उसमें कैसा मोशन आएगा? क्या वो नीचे स्ट्रेटली गिरेगा, इलिप्टिकल पाथ पे गिरेगा, सर्कुलर पाथ पे गिरेगा, या पैराबोलिक पाथ पे गिरेगा? आपको ये इसका आंसर देना। आप इसको करके देखना, मैं 100% बता रहा हूं कि इसका आंसर आपको क्या आएगा? सर्कुलर आएगा। आप अच्छे से इसको क्या करना, प्रैक्टिकल करना। क्या करना, कुछ मत करना, एक अपने घर में लैडर लगा देना। लैडर लगाकर क्या करना, एक वस्तु को क्या करना, मतलब उस तरह से आप बनाना कि आपको मिले आंसर। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑलवेज क्या होगा? सर्कुलर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका क्या होगा कि जैसे ये वस्तु जैसे धीरे धीरे आएगा ना, मैं इसको करके देखा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आप करके देखना, इसका आंसर सर्कुलर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, रिप्रेजेंट, अगर आप वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के, अगर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ अगर बने, तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो v बाई टी, और v बाई टी क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर बनाओगे तो वो एक्सेलरेशन ही प्रोवाइड करेगा। आगे चलो। इफ a body is starting from the rest moves along the straight line। कह रहा है क्या? एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, और वो कहां से मूव किया? रेस्ट से। कहां? एक स्ट्रेट लाइन पे, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द, आपको कौन सा जो यहाँ पे ग्राफ जो दिया गया है, ये कौन सा ग्राफ आपको लग रहा है कि एकदम 100% वो चीज जो बोला जा रहा है ऊपर, वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फटाफट आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बात को समझने की कोशिश करना। कह रहा क्या? ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब जीरो से शुरू किया होगा। जीरो से का मतलब क्या है? ये तो भाई पक्का गलत हो गया ये, और ये भी पक्का गलत हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये जीरो से नहीं शुरू किया, कुछ पहले से उसके पास स्पीड था। हाँ चलो, यहाँ पे जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन ये जीरो के बाद कुछ बढ़ा फिर घट गया। ये जीरो के बाद क्या हुआ दोस्तों? नीचे घटा फिर बढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? देखो पहले बात कर रहा है, कह रहा है क्या? बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कारण मूव कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी और आपको क्या दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के बीच का आपको रिलेशन बतलाना है। ठीक है, और ये क्या करे? और ये एक्सेलरेशन को, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। देखो सिंपल सा बात है, कहता है यार जीरो पे अगर स्टार्ट करेगा दोस्तों तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और ये वेलोसिटी इसका क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 और बढ़ते जाएगा। तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसका आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। For a body moving with a non-uniform velocity and uniform acceleration। ठीक है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विथ नॉन लीनियर होगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉन लीनियर होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज योर करेक्ट आंसर। बी इज योर करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर
ये हो जाएगा। अब कैसे हुआ पहले बात समझ लेना। देखो यहां पे क्या कर रहा है, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, इस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसी। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं 5 5 5 5 5 मीटर पर सेकंड से यहां भी चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से यहां भी चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से यहां भी चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से यहां भी चल रहा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दोस्तों अब यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 5 है, फिर उसके बाद 2 बढ़ गया, फिर इसके बाद कुछ और बढ़ गया, फिर इसके बाद कुछ और बढ़ गया, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिए या तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलिए, बात वही चीज है। तो ये कह रहा है कि किसका ग्राफ होगा, तो दोस्तों ये आप वेलोसिटी की ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। लेकिन ये कैसा होगा, लीनियर नहीं होगा। लीनियर अगर होता तब तो क्या होगा, लीनियर होता तब तो कांस्टेंट को शो करेगा। जैसे ये लीनियर होगा, तो लीनियर होगा तो कांस्टेंट को शो करेगा ना। कांस्टेंट का मतलब ये 5 है तो 5 से ही चल रहा है, 5 से ही चल रहा है, मतलब आराम से वो चलता चलता जा रहा है। ठीक है, लीनियर होगा तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 5 के स्पीड से वो अपना चलता जा रहा है। लेकिन नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ कि वो कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, चेंजेस लेकर के आ रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर नहीं होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो होगा नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करता है, एक्सेलरेशन को प्रेजेंट करता है। ये तो 100% गलत है। आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 करा क्या, एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल, ठीक है, of the same radius are released from the same height in vacuum. The time taken both of these to reach the ground. भाई इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखो यहाँ पे सबसे ना अंडरलाइन करने वाली बात जो है ना वो क्या है, वैक्यूम है। दोस्तों वैक्यूम में जब गिराएगा ना वो वस्तु को गिरने में, भाई देखो कोई भी ऑब्जेक्ट आप गिराते हो, वो किसी ऑब्जेक्ट को बहुत जल्द पहुंचना और बहुत कम समय लगना पहुंचने में, वो रिप्रेजेंट करता है कि एयर रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब मान लो दोस्तों एयर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, एयर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो एयर रेजिस्टेंस आपने जीरो कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी जो है वो चाहे जितना भारी गिरो सेम भाई, है ना। टाइम जो होगा वो क्या होगा, जो टाइम टेकन होगा वो जब जीरो होगा भाई, तुरंत मतलब कुछ है ही नहीं भाई, सिंपल सा बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो इज द करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन के पास चलो, करेक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, इज फॉल, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी स्टिल एक्सेलरेटेड, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो सही है। ए बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक सही मिल गया तो बाकी आपका गलत ही होगा 100%। अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड रिटर्न ग्राउंड, है ना, डिस्क्राइबिंग द पैराबोलिक पाथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट, कौन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोस्तों क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको इसमें डिस्क्राइब करूं। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं, चलिए समझिए दोस्तों। मैं एक छोटा सा एक चीज आपको बताता हूं, अगर आपको मैं बता दूं तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लो ये कुछ चीजें मैं ड्रा कर रहा हूं, इसे आप वाई एक्सिस मान लो, इसे आप एक्स एक्सिस मान लो। ठीक है, अगर हम कोई भी वस्तु को दोस्तों हम कोई स्पीड से फेंकते हैं, तो मान लो कि ये हमने कोई यू स्पीड लगाया हो, है ना, तो कोई वस्तु को हमने फेंका, अब इस प्रकार का वो गेन करेगा, आकर के नीचे गिर ही जाएगा दोस्तों। पैराबोलिक पाथ तो यही होगा ना। अब एंगल थीटा से ये गया तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप देखिएगा जब यहां पे मैक्सिमम हाइट, कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा,
फिर यहाँ पे दोस्तों पहुंच जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको u अगर मान रहा हूं तो u साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 90 माइनस थीटा का हो, cos 90 माइनस थीटा का होगा sin थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आपका रेंज है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है आपका रेंज है। अब हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे पूछता है, तो ऑलवेज आप याद रखिएगा, देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे वो चेंज होगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और रहेगा, ठीक है। तो वर्टिकल चेंज करेगा। अच्छा स्पीड ऑफ बॉल, अब देखो स्पीड ऑफ बॉल दोस्तों हर जगह समान रहेगा नहीं, ठीक है। एक स्पीड जाएगा वहां पे रुकेगा फिर वहां से गिरना शुरू करेगा, तो स्पीड भी क्या होगा वो चेंज करेगा। काइनेटिक एनर्जी, अरे काइनेटिक एनर्जी जब तुम यहाँ पे दोस्तों आपने फोर्स लगाया तो यहां से तेजी में चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे जाएगा धीरे धीरे जाएगा धीरे जाएगा फिर क्या करेगा नीचे उसका गिरना शुरू हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉल का है वो ऑलवेज कैसे सेम हो सकता है, मतलब कांस्टेंट कैसे हो सकता है ना। तो दोस्तों कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो जहां यहां पे जो वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, मतलब अगर आप कौन देखो एक तो होगा, देखो दो चीजें आप समझने की कोशिश करना। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को तोड़ोगे, जैसे इसके कंपोनेंट को तोड़ोगे, एक कंपोनेंट आप इधर तोड़ोगे एक कंपोनेंट आपको इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट आप इधर तोड़ोगे एक कंपोनेंट आपको इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट आप दोस्तों कहां तोड़ेगा, एक कंपोनेंट आपको इधर जाएगा एक कंपोनेंट आपको इधर जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब आप तोड़ोगे तो आप किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आपको वर्टिकल पॉइंट चेंज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट होता है। ये बात आप ऑलवेज याद रखिएगा। अब इसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, टाइम ऑफ एसेंट पूछ दिया जाता है, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों u साइन थीटा बाई, है ना, जी, है ना। टाइम ऑफ डिसेंट पूछ दिया जाता है, मतलब एसेंट का मतलब कितना ऊंचाई तक जाएगा, मतलब कितना टाइम लगेगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट जो पूछ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों u साइन थीटा बाई जी, और ये ऑलवेज याद रखिएगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, ये दोस्तों ये इक्वल होता है ऑलवेज, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले दोस्तों कि पूरा यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, तो कुछ नहीं टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट को आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों आपसे, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर उड़ा या कितना देर हवा में रहा, ठीक है। तो कुछ मत कीजना, है ना, टीए बाई टीडी कर देना। अब टीए क्या है दोस्तों, आप जब जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब कोई पूछ ले मैक्सिमम हाइट, जो यहां पे कहेगा कि यहां से यहां तक की जो हाइट रहेगा वो क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट जो कोई वस्तु जब आप फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट जो होता है दोस्तों, हाइट जो होता है वो मैक्सिमम, इसको निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला निकालना पड़ता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद दोस्तों अगर रेंज पूछ दे, यहां से यहां तक का जो रेंज, यहां से यहां तक का रेंज, है ना, रेंज मतलब डिस्टेंस अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए दोस्तों आपको कुछ मत करना, रेंज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है दोस्तों यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। ये सब आपको निकालना होता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इज इट ओके? तो ये मैक्सिमम मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। मैं जितना हो सकता हूं मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से समझा दूं। इफ अ स्मॉल रेन ड्रॉप फॉल थ्रू एयर, आप देखो एयर से होते हुए गुजर रहा है, इट्स वेलोसिटी इज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग, velocity goes on decreasing, velocity goes on increasing for some time and then become constant, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है इसका आंसर क्या होना है, सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो कोई भी ऊपर से गिरेगा ना, तो जब शुरुआत में तो एक स्पीड को गेन करेगा,
जैसे लेकिन एयर जब आएगा तो एयर क्या होगा, एयर में क्या होगा, एयर का रेसिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब एयर का रेसिस्टेंस, जैसे क्या होगा ना, जो वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा इसको एयर मास बोलते हैं। अगर आपने कभी थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों ज्योग्राफी, तो एयर मास बोलते हैं। तो एयर मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब एयर मास कांस्टेंट होगा तो इस पे ड्रॉप पे लगाया गया हुआ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, शुरुआत में बहुत तेजी से गिरेगा, लेकिन जब एयर रेसिस्टेंस की वजह से वो क्या करेगा, वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। शुरुआत में इंक्रीजिंग, फिर उसके बाद कांस्टेंट। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल, मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, है ना, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। अब सोचो, सबसे पहले तो आप ये मैच करो कि मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, किसी बॉडी को आपने गिराया यहां से डायरेक्ट ये नीचे चला आया, तो ये क्या है, सिंगल डायमेंशन है। तो वन का आंसर इससे मिल गया, मतलब सी को वन से मिलाया, सी को आपने वन से मिलाया, सी को आपने वन से मिलाया, आपका आंसर शायद सी, इसका सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो, दिमाग लगाओगे ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, आपको तुरंत मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही फॉलो करना। आप कौन, मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल, तो आप देख लो दोस्तों, इसका पहला ए का क्या वो मैच होगा, दो से, टू डायमेंशन होगा। और इंसेक्ट जो होगा दोस्तों, फ्लाइंग ऑफ इंसेक्ट जो होगा वो कहीं भी उड़ सकता है, किसी भी डायमेंशन में। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है फोर कार, ठीक है, ए बी सी डी, देखो चार कार यहां पे दिया गया है। देखो, ए के रूप में, बी के रूप में, सी के रूप में और डी के रूप में। फोर कार आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, मतलब बढ़िया लेवल रोड है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, मतलब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है ये चीज, है ना, स्पीड को। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा है क्या, कार ए इज फास्टर देन डी, कार ए इज फास्टर देन डी। अब देखो सिंपल सा, स्लोप एंगल निकालो ना, स्लोप एंगल, जिसका स्लोप एंगल ज्यादा होगा वो, सिंपल सा बात आप समझ लो, वो क्या करेगा, ज्यादा कवर करेगा डिस्टेंस। तो भैया आप सोच लो, जैसे जैसे क्या करेगा, ये वाई एक्सिस के करीब आएगा उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा ना। और जो एक्स एक्सिस के करीब रहेगा उसका स्पीड क्या होगा, नीचे जाएगा, कम होता जाएगा। तो सिंपल सा बात ज्यादा समझ लो। कार ए इज फास्टर, ए क्या है दोस्तों, कह रहा है कि फास्टर है डी से, डी से है, क्या कह रहा है, कार ए इज फास्टर देन डी, कार ए इज फास्टर देन डी। ये तो मुझे सही लग रहा है, हम सॉरी नहीं, डी फास्टर है ऐसे, तो ये गलत हो गया। कार बी इज स्लोवेस्ट, कार बी इज स्लोवेस्ट, हाँ सबसे नीचे है, स्लोप एंगल इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, आगे चलो, कार डी इज फास्टर देन सी, कार डी इज फास्टर देन, कार डी इज फास्टर देन सी, नहीं, सी फास्टर है डी से, सी फास्टर है डी से। कार सी इज स्लोवेस्ट, कार सी तो भैया सबसे तेज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी इज योर करेक्ट आंसर, बी जो है वो सबसे स्लोवेस्ट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए। कह रहा है क्या दोस्तों, क्वेश्चन समझना 17 का। कह रहा है इफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन with a speed time t given by v is equal to s is equal to vt, then goes। अब देखो s is equal to vt दे रहा है ना, तो इसका मतलब s is equal to v into t दे रहा है, तो v is equal to s by t, s by t। तो इसको क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म क्या होगा, वेलोसिटी होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। बताइए फटाफट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर होगा अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल सा बात है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ मूविंग इन अ क्या हो सर, रेक्टिलिनियर मोशन विथ a speed टाइम t, ठीक है, विथ अ स्पीड टाइम t, ठीक है। तो भैया कह रहा है s इक्वल टू वी टी देन अंडरगोज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कहने का मतलब है कि
अगर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से चल रहा है, मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो हर जगह 5 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चल रहा होगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। हाँ भैया 18 क्या कह रहा है क्या कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, अब देखो सेंट्रीफ्यूगल डायलिसिस। डायलिसिस तो आप कहाँ करते हो, याद करो, डायलिसिस होता है जब आपका किडनी फेल हो जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस तो हम क्या करते हैं जब रेजिन, रेजिन का मतलब किसमिस, किसमिस जो होता है दोस्तों वो फूल जाता है पानी में डालने से। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जब कोई हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो पूरे रूम में उसकी क्या होता है, सुगंध जो होती है फैल जाती है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस का एग्जांपल दे दिया, डायलिसिस का भी एग्जांपल दे दिया। तो इसका होगा सेंट्रीफ्यूगल। क्या होगा इसका आंसर, सेंट्रीफ्यूगल। आगे चलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब आप कोई बॉडी को आप इस तरह से किसी धागो, मतलब ऐसे मान लो कि कोई पत्थर को घुमा रहे हो, तो बाहर जो फोर्स लगता है ना उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। आगे चलो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहा जाता है दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसमें तो भैया आपको कोई गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा फैट कैन बी सेपरेटेड, कह रहा कि फैट को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम मिल्क से, उसके लिए जो लॉ का यूज किया जाएगा, कोहेसिव फोर्स लगा जाएगा, ग्रेविटेशनल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। ये दोनों फोर्स तो नहीं होगा, अभी बताया था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। पिटल जो होता है दोस्तों अंदर लगता है, फ्यूगल जो होता है वो बाहर फोर्स लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सेम कंडीशन सेम क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपसे, ठीक है। वो बाहर तो लगाते हैं जब आप देखते हो जो घुर्नी आपका होता है, ठीक है, तो बाहर फेंकता है तो इसको क्या करता है वो चिपक जाता है। सिंपल सी बात है इसमें क्वेश्चन में, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, जहां पे वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा समझाने का उसमें कोई जरूरत नहीं है। ए मैन एट रेस्ट, के ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ परफेक्टली स्मूथ आइस, ठीक है। पर एक व्यक्ति है जो वो रेस्ट में है मिडल ऑफ द हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ परफेक्टली स्मूथ आइस, मतलब कोई आइस है उस पे वो व्यक्ति क्या है हॉरिजेंटल प्लेन पे खड़ा है, आराम से क्या है रेस्ट कर रहा है। ही कैन मूव हिमसेल्फ, वो धीरे धीरे अपने आप का हो सकता है मूव करेगा, कर सकता है ना, टू द सोर, वो आराम से क्या आ जाएगा सोर के पास चला जाएगा, है ना, बाई मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या ऑल लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए, सेकंड लॉ को यूज करते हुए, थर्ड लॉ को यूज करते हुए, या सभी लॉ को यूज करते हुए। तो भैया ये कितना आसान क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाता है उसमें कौन सा फोर्स लगता है बता दो मुझे जरा, कौन सा लॉ लगता है ये बता दो मुझे। तो आपको यहाँ पे 21 का आंसर सिंपल सा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, कर ए मेटल बॉल एंड अ रबर बॉल ऑफ द सेम मास, एक मेटल है और एक रबर है सेम मास का, dropped from the same height. After hitting the floor, है ना, the rubber rises higher than the metal ball. Why? मोमेंटम की बात करेंगे, नहीं भैया। रबर बॉल हिट्स द फ्लोर ग्रेटर वेलोसिटी, नो। मोमेंटम इज कंजर्वेड, कंजर्वेशन की बात ही नहीं है। अरे तो इलास्टिसिटी की बात होती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप किसी वस्तु पे फेंकते हो और वो अगर रिटर्न करके आता है तो वो इलास्टिसिटी का नेचर होता है ना, वो इलास्टिसिटी नेचर होता है, तो इसका आंसर होगा डी आंसर, इलास्टिसिटी इज द करेक्ट आंसर। वन which on which one of the following conservation law does a rocket work, है ना, तो बताओ दोस्तों इसमें से कौन आपको लग रहा है कि रॉकेट उस पर वर्क करता है, तो बताओ क्या मास होगा, एनर्जी होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो भैया लीनियर मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी पे काम करता है ना, मास इनटू वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है आपका कोई भी रॉकेट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द फंक्शन ऑफ अ बॉल बियरिंग इन अ व्हील, कह रहा कि जो बॉल बियरिंग जो होता है बैरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना,
इससे एक होता है ना कि मतलब इस तरह का बॉल होता है, उसमें छोटा छोटा क्या वो दाना लगा होता है, उसको हम लोग बॉल बेयरिंग बोलते हैं। वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा फ्रिक्शन को, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग होगा यहाँ पे, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू फ्रिक्शन जस्ट फॉर कन्वीनियंस इनटू काइनेटिक। मतलब क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए 24 का? तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे सोच के देखो, अगर आप ये बेयरिंग लगाओगे तो ये क्या होगा, ये टच को, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच के टच को खत्म कर देगा, और ये क्या करेगा, रोल करना शुरू कर देगा। और आपको ऑलवेज पता होना चाहिए कि जब और रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है ना, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है दोस्तों उसमें इंक्रीज हो जाता है किसके रिस्पेक्ट में, स्लाइडिंग के रिस्पेक्ट में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है एक दूसरे का, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, तो आप चलते हो तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन लगता है, और वही फ्रिक्शन फोर्स आपको क्या करेगा, आगे धकेलेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, जितना एंगल से वो, जिस एंगल से वो फ्रिक्शन लगता है उसी एंगल से वो क्या करता है, आगे क्या होता है, वो चलता है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे क्यों बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू क्या हो दोस्तों, ये हम फोर्स लगाते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, और ये जो लॉ, ये क्या होता है, फ्रिक्शन भी इस पे अप्लाई होता है। इस कारण से दोस्तों हम क्या करते हैं, इक्वल टू ईच अदर होगा। आगे चलिए, एन एथलीट रन्स, एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप। एक व्यक्ति होता है एथलीट जो होता है वो क्या करता है, पहले दौड़ता है लॉन्ग जंप लगाने से। उसका एडवांटेज क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन को डिक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स को, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अरे भैया ये आप याद रखो, कैसे हम लोग इसका आंसर करोगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करोगे दोस्तों, तो इन, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर 26 का आंसर दोस्तों, देखो आप सिंपल सवाल सोचो, इनर्शिया ऑफ मोशन का अगर कोई बॉडी जो है अचानक कूदे तो उतना डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बॉडी क्या है, जब कोई बॉडी जब मोशन को गति गेन करता है तो क्या होता है, जब किसी भी वस्तु, ये आप याद रखिएगा, जब कोई भी वस्तु में वेलोसिटी जब आता है तो मास को क्या होता है, उसका जो मास जो होता है ना, मास जो होता है वेलोसिटी में चेंज होना शुरू कर देता है। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कभी आप कोई कार को या कोई बस को या कोई कार को या फिर को दोस्तों कोई बाइक को बहुत तेज चलाओ, है ना, आप 130 के स्पीड से 140 के स्पीड से चलाओ, ठीक है, और उसी कार को या उसी क्या कहते हैं, उसी बाइक को आप 30 और 40 के स्पीड पे चलाओ। जब आप 30-40 के स्पीड पे चलाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आई एम वेटफुल, मैं मतलब मुझे अच्छा खासा मुझ में वेट है। लेकिन जब आप उसी बाइक को आप 130-140 के स्पीड से चलाओगे तो आप ऐसा फील करोगे कि मैं मासलेस हो रहा हूं, मतलब मेरे में कोई मास ही नहीं, मैं वेटलेस हो रहा हूं, है ना, मतलब मेरा जो वेट है वो जीरो की टेंड्स टू जीरो होने के करीब है। मतलब और भी जब आप स्पीड बढ़ाओगे और भी बढ़ाते जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, वो नेग्लिजिबल होता जाएगा। तो वही कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति जब दौड़ करके आता है ना तो उसका मास में कमी आ जाता है। जब वो मास में कमी आएगा, उसका वेट में कमी आएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा दूर तक वो क्या करेगा, वो जंप कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों इनर्शिया ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे करते हैं। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 27 कह रहा है कि रेलवे ट्रैक आर बैंक्ड ऑन द कर्व्स सो दैट, ताकि, भाई ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, सी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में ऑब्टेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अभी आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो इसका आंसर आप वहां से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली, जब कोई रनिंग कार का होता है स्टॉप कर जाता है सडनली, द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड। अब क्यों, सिंपल सी बात है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर क्या दोस्तों कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो इसका मतलब इसमें सेंट्रीपिटल या लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन लगेगा, लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज योर करेक्ट आंसर।
इज योर करेक्ट आंसर, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात चलते हैं दोस्तों। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। ठीक है, करा ए गोलकीपर इन द गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal। मतलब वो बॉल को पकड़ने के बाद पीछे अपने हाथ को खींचता है। दिस इनेबल्स, यह बतलाता है द गोलकीपर टू। अब बताओ इसमें कौन सा क्या करने के लिए दोस्तों गोलकीपर अपना हाथ को पीछे करता है। ठीक है, एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, मतलब ज्यादा फोर्स बॉल पे एक्सर्ट करना चाहता है इसलिए। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हेड, है ना, या फिर दोस्तों बॉल के द्वारा लगाएगा जो फोर्स है हाथ पे, उसको रिड्यूस करने के लिए। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ मोमेंटम को चेंज करने के लिए, या डिक्रीज द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए। आपको ये बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 29 का। भाई इसका सिंपल आंसर है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। अब कोई व्यक्ति क्या होता है, सब फोर्स लगाया, कोई व्यक्ति जैसे मारा था तेजी से, उस पर फोर्स लगा। देखो कोई वेलोसिटी, किसी भी वस्तु में वेलोसिटी आना, वेलोसिटी का आना का मतलब उस पर क्या लगा है, फोर्स लगा है। ठीक है, अब बहुत तेज फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स किस पे चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, तो अब बताओ सिंपल सा बात है कि वो बहुत तेज वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस करने के लिए अपने बॉल को क्या करता है दोस्तों, अपने हाथ को पीछे खींचता है। तो इसका आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स, द इनर्शिया of an object tends to cause the object, है ना, the inertia of an object tends to cause the object, मतलब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पर जब इनर्शिया का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पैदा करता है, इंक्रीज द स्पीड, डिक्रीज द स्पीड, टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अब बताओ दोस्तों इसका आंसर तो आपको 100% पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा। इनर्शिया जो होता है, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ आता है, वो क्या कहता है, अगर कोई बॉडी दोस्तों अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। मतलब वो चाहता है, इनर्शिया क्या डिस्क्राइब करता है, जिस मोशन से वो पहले चल रहा था उसी मोशन को आगे कंटिन्यू रखना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टू रेसिस्ट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ द मोशन। आगे चलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 31 क्या कर रहा है, आपको देखो ये क्या है ना, जो एजर्सन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझ जाइए ए ऑप्शन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन होगा, टेंशन मत लेना। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। एजर्सन ट्रू, रीजन फॉल्स। बोथ एजर्सन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, दोनों तीनों गलत है। तो ये आप चारों ऑप्शन को पहले याद कर लो, ए को, बी को, सी को और डी को। समझा देता हूं। ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि दोनों सही है और जो रीजन है वो सही दिया गया है। बी कह रहा है दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। सी कह रहा है दोस्तों, है ना, एजर्सन सही है, स्टेटमेंट जो है वो सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है। और डी कह रहा है दोस्तों कि ना तो ये सही है और ना ही क्या है दोस्तों, रीजन सही है। ये कह रहा है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखो यहां पे आपको एजर्सन दिया हुआ है और आपको रीजन दिया हुआ है, बताना। फोर्स ऑलवेज डू अ वर्क, क्या कह रहा है कि कोई भी फोर्स क्या हमेशा कोई काम करती है, ये कह रहा है। और रीजन कह रहा है कि फोर्स इज डिफाइंड, वर्क इज डिफाइंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स। अब ये दोस्तों ये चीज आपको कह रहा है, तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, सिंपल सा आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर ये होगा, ये भी सही है और ये भी सही है, और दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है वो
सेम है। ओके, आगे चलिए। 32 क्या कह रहा है दोस्तों, इसको समझिएगा। ऑन द रेनी डेज, कह रहा है कि रेनी दिनों में, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव, कह रहा है क्या डिफिकल्ट होता है ड्राइव करने में, ठीक है, अ कार, एक कार को, और बस हाई स्पीड। क्यों? क्योंकि द कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज लोअर ड्यू टू द वेटिंग ऑफ सॉइल। हाँ, ये बात समझ लो, जो फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है ना वो कम ज्यादा है, ठीक है। अब चूंकि उसका फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम जाएगा, है ना, तो कम जाएगा तो दोस्तों क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कम, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है। देखो, जितना फ्रिक्शन फ्रिक्शन अगर नॉर्मल रहेगा तो गाड़ी जो है वो नॉर्मल स्पीड से चलेगा। एकदम फ्रिक्शन अगर हाई कर देंगे, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, तो गाड़ी होगा ना एकदम स्लाइड करना शुरू कर देगा। अगर फ्रिक्शन को अगर कम कर दिया जाए, ठीक है, फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए, तो गाड़ी जो ना वो चलने में असमर्थ रहेगी, वो आगे बढ़ने में असमर्थ रहेगी। तो इसका मतलब है दोस्तों, ये जो आपका ए मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। पीछे वाले आप याद कीजिएगा, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको ऑप्शन दिया था ना, ये चार ऑप्शंस जो दिए थे, इसको आप याद कीजिएगा, ये क्या क्या कह रहा है, इसी को आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कर रहा है, कह रहा है व्हेन अ बाइसिकल इज इन मोशन, अगर कोई बाइसिकल जो है मोशन में है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स इज ऑलवेज फॉरवर्ड। ऑलवेज याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर गाड़ी अगर क्या कर रही है, आगे चल रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी आगे ही लगेगा, ठीक है, ये बात आप ऑलवेज याद रखिएगा, ठीक है। The frictional force act only when the bodies are in contact। हाँ, ये भी बात सही है। देखो, समझने की कोशिश करना, कोश ये भी सही है। देखो, ए सॉरी किधर गया, हाँ, ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। भाई क्या मतलब है कांटेक्ट होने और ना होने से क्या हुआ, फ्रिक्शन को आगे लगने से कोई कांटेक्ट दिख ही नहीं रहा है, कोई एक दूसरे के बीच में कॉम्बिनेशन दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ए और देखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना वो कांटेक्ट फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होता है। इज इट फाइन माय डियर, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहेगा तभी फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि आर भी सही है और ए भी सही है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका मतलब बी वाला हो जाएगा, कि मतलब कहने का एजर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिएगा, ये तो क्वेश्चन करवा लिए ना, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो भाई, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आइए इसको बताता हूं। देखो, आपको मैच करना है, देखो ए के साथ बी सी डी, अब कौन कौन होगा आपको ये बताना है। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था दोस्तों, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब आपको देखना, मतलब आपको मैं सारा चीज यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखिए कैसे होता है, ए जो है ना, ए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है, कि वो अपने आप खुद एडजस्ट करके रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शनल जो होते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है,
वो क्या करता है दोस्तों, डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइटली लेस होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो अब आप सोच के देखो, दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, इसका आंसर इसके साथ आ गया, मतलब ए का 4 के साथ, ए को 4 के साथ तो ये चला गया, ए को 4 के साथ ये भी चला गया, ए को 4 के साथ ये है, और ए को 1 के साथ तो ये भी है। अब एक और चेक करना पड़ेगा, कह कि लिमिटिंग फ्रिक्शन रिपोज, ठीक है, लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये कह रहा है दोस्तों, तो डी जो है वो आपको मैच करेगा दोस्तों 2 से। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो सबसे पहले आप याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कुछ कुछ चीजें ना आपको याद रखना पड़ेगा, कोफिशिएंट वैल्यू जो होता है फ्रिक्शन का वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों, जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो आप 4 को किसके साथ मैच करोगे, डी को आप मैच करोगे 2 के साथ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, correct, consider a vehicle going on a horizontal road towards the its, neglect the any force by the air, the frictional force on the vehicles by road। इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, तो फटाफट आप आंसर इसका आंसर कर लीजिए। देखो पहली बात तो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लो, ठीक है, कंसीडर अ व्हीकल्स गोइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट, तो कह रहा है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। कह रहा है क्या, कंसीडर अ व्हीकल इज गोइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, एक रोड पे जा रही है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ जा रही है। आ जाओ भाई, ठीक है, नेग्लेक्ट द फोर्स बाय द एयर, एयर के द्वारा जो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल ऑन द रोड। भाई अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि अगर फोर्स जिधर बढ़ेगा गाड़ी, जिधर कार आगे बढ़ेगा, जिधर बढ़ेगा उधर ही फोर्स लगेगा। तो इज जीरो, इज टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ईस्ट की तरफ ही लगेगा, है ना। इफ द व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग मस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, भाई हमको क्या मतलब है इसका कि भाई, है ना, कि किधर बढ़ेगा, कितना स्पीड से बढ़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम इतना जानते हैं मस्ट बी टुवर्ड्स ईस्ट। उससे पहले ही ऐसा डिस्कस किए थे क्वेश्चन, तो सी इज योर करेक्ट आंसर होगा, बी भी आंसर नहीं होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। ए पर्सन इज सिटिंग इन अ कार, है ना, इज एट रेस्ट, कह रहा है कि व्यक्ति जो है कार में बैठा हुआ वो रेस्ट में है। द फ्रिक्शन फ्रॉम द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द 4 व्हीकल्स। अब मान लो दोस्तों आर जो है वो R1 R2 R3 R4 के बराबर है। तो कह रहा है व्हेन द कार रन्स ऑन द स्ट्रेट लेवल रोड, ठीक है, अगर क्या है दोस्तों, अगर स्ट्रेट लेवल रोड पर क्या करता है एक कार जो है, व्हेन द कार रन्स ऑन द लेवल स्ट्रेट लेवल रोड, हाउ विल द रिएक्शन एट आइदर ऑफ द फ्रंट व्हील्स, मतलब जो कार के दोनों अगले फ्रंट्स जो हैं वो कैसे वेरी करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा इट विल ग्रेटर देन आर, मतलब जो R1 R2 R3 R4 का जो वैल्यू होगा उससे क्या होगा, जो अगर गाड़ी जब तेज चलने लगेगी, ठीक है, तो फोर्स किस पे लगेगा, क्या पीछे वाले पे लगेगा, नहीं, जो आगे के 2 चक्के होंगे दोस्तों उस पे फोर्स लगेगा, अप्लाई तो होगा उस पे फोर्स। जब फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो उस पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है दोस्तों कि जो फोर्स का रिएक्शन होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, आर, आगे वाले व्हीकल्स का होगा। तो इट विल ग्रेटर देन द आर, ठीक है, जो आइदर जो क्या होंगे, जो फ्रंट साइड के जो व्हील्स होंगे उस पे क्या होगा, है ना, ज्यादा होगा, उसका जो क्या होगा, है ना, रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा किससे, R1 R2 R3 R4 के रिएक्शन से ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, ए बॉडी लाइंग एट रेस्ट, एक बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, रेस्ट में है, सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, एक बॉडी है और उसको क्या किया, 2 भाग में तोड़ दिए, ठीक है, इक्वल पास में, इक्वल मास में, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है ना। तो कह रहा है दोस्तों द 2 पार्ट्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन,
अगर तोड़ेंगे तो इधर जाएगा ये वाला, ये इधर जाएगा, सही बात है, ठीक है। और विथ इक्वल स्पीड, स्पीड तो इक्वल रहेगा भाई, क्या बात है, मास अगर इक्वल रहेगा तो स्पीड भी इक्वल रहेगा। सेम डायरेक्शन विथ नो एनी डायरेक्शन नो, अपोजिट डायरेक्शन विथ अनइक्वल स्पीड नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज योर करेक्ट आंसर। अरे मास अगर इक्वल है दोस्तों, फोर्स अगर आपने सेम लगाया, एफ इधर लगाया, एफ इधर लगाया, तो अगर एफ इधर लगा तो वेलोसिटी भी इधर सेम होगा, वेलोसिटी भी इधर सेम होगा, सिंपल सा बात है भाई। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 38 है, करा वी स्लीप ऑन अ मडी रोड ड्यू टू, है ना, मडी रोड पे दोस्तों हम स्लीप कर जाते हैं, क्यों, लैक ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, रिलेटिव वेलोसिटी नो, लैक ऑफ फ्रिक्शन या एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कमी हो जाने से या फ्रिक्शन के ज्यादा हो जाने से हम क्या हो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं। तो मैंने तो अभी कुछ देर पहले ही आपको डिस्कस किया था, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन तो आपको जब भी आएंगे तो आप क्या करेंगे, लैक ऑफ फ्रिक्शन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड बाय, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस। कितना आसान क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा क्या होता है दोस्तों, हम वेट को मेजर करते हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 40, द मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड द सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना, अगर क्या करें, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड द सर्कुलर पाथ, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका आपका करेक्ट सीधा आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का सी, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज करेगा, क्यों, आप पढ़े होंगे दोस्तों, जब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, देखो मैं आपको बार बार बोलूंगा, ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना, जब डायरेक्शन चेंज होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा हर पॉइंट पे चेंज करेगा, ठीक है, जब उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज करेगा, क्योंकि पता है कि वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वेरिएबल क्वांटिटी, और दोस्तों और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब दोस्तों इसको डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, डायरेक्शन होगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, इसका मतलब भैया कहने का मतलब सेम है कि यहाँ पे वेरिएबल जो होगा वो उसका वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म का तो बात ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कभी हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कभी हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कभी हो ही नहीं सकता, तो वेरिएबल वेलोसिटी होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट जो है वो काम करता है किस प्रिंसिपल पे, न्यूटन के थर्ड लॉ पे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे, न्यूटन के सेकंड लॉ पे, और न्यूटन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो आप बताइए दोस्तों, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो दोस्तों रॉकेट जो काम करता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे, कहते हैं ना फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट एक्शन। तो क्या होता है, न्यूटन जब कोई भी रॉकेट जब आप छोड़ते हो ना, तो रॉकेट से बहुत ज्यादा किसके धुआं निकलता है, अब ये धुआं क्या करता है, ऊपर फोर्स लगाएगा, तो जितना फोर्स ये इतना लगाएगा, जैसे अगर मान लो दोस्तों, है ना, कोई मान लो कि ये आपने 5 kg का आपने क्या कोई ऑब्जेक्ट रखा किसी टेबल पे, तो ये क्या कर रहा है, 5G फोर्स लगा रहा है ना, तो अगर ऊपर ये फोर्स जो ऑब्जेक्ट, अगर ये वस्तु नीचे फोर्स लगा रहा है तो ये सरफेस ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये एफ है, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5G आ जाएगा, ठीक है, मतलब 50 न्यूटन के करीब आ जाएगा, ठीक है। आपने फ्री बॉडी डायग्राम आपने बहुत ड्रा किया होगा, एफ बी टी, ठीक है, एफ बी टी, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, 11th 12th में, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा आंसर है न्यूटन का थर्ड लॉ भैया। आगे चलो, in a cricket match, in a cricket match while catching the fast moving ball, एक moving ball को कैच करने के लिए fielder in the ground gradually pulls his hand, है ना, backward with the velocity of the ball to reduce the velocity is zero, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। the act represents, ये जो एक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो बताओ, अगर किसी भी फोर्स को तुम क्या कर रहे हो, टेंड्स टू जीरो कर रहे हो, मतलब उसमें फोर्स लगा रहे हो, उसमें क्या था, एक्सेलरेशन था, तुम चेंज कर रहे हो उसके एक्सेलरेशन को तुम चेंज कर रहे हो, इसका मतलब सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन्स के सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है, लेकिन मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो होगा,
ठीक है, एक्सेलरेशन उसका जीरो होने की कोशिश कर रहा है, सिंपल सा बात है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अ मोटर व्हीकल्स इज मूविंग ऑन अ सर्किल, कह रहा है कि अ मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्किल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, वो एक गाड़ी घूम रही है, ठीक है। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल, नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो जरा सोच के देखो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो नेट एक्सेलरेशन मेरे दोस्तों टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, ठीक है। वेलोसिटी चल रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा एक इधर भी तो लगेगा ना, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ऑलवेज याद रखेंगे, ठीक है। ओके माय डियर, तो नेट जो होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म I'm sorry, if an object undergoes a uniform circular motion, ठीक है, then it's, उसका क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से चलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, डू इट फास्ट। सिंपल सा बात है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था दोस्तों, कोई भी मोशन है उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज करेगा, उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज करेगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन में करवाया हूं ना, बहुत आसानी से आप चाहोगे तो कर लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, अभी दोस्तों 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा आप सभी को, सिंपल सा बात है, आप याद रखना, 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है और 1000 क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करवाऊंगा, उसके बाद दोस्तों आपके पास आऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए, करेक्ट, द अननोन फोर्स ऑफ द नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, कोई फोर्स जो है दो चार प्रकार से, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर है ना, वीकर न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, विद द डिफरेंस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। करेक्ट, ग्रेविटेशन इज द स्ट्रॉन्ग, भाई कभी आप समझ लो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर पावर कितना तेज होता है आप समझ लो ना, अब न्यूक्लियर एनर्जी कितनी तेज, मतलब ग्रेट होती है, तो आपको पता ही है, तो ये ग्रेविटेशन कैसे हो सकता है सबसे तेज, तो इसका मतलब ये तो पहला ही गलती है, तो पहला गलती है तो तीनों सही हो जाएगा, सिंपल सा बात है, पढ़ के देख लेना, एक बार चेक कर लेना आप सभी, ठीक है। तो आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाओ, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन साइकिल, कार्स, ईटीसी बिकॉज, क्या करने के लिए, अभी कुछ देर पहले बताया था ना। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ, बताइए बताइए बताइए, आप जल्दी फटाफट बताइए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सिल रिड्यूस्ड। अभी आपको बताया ना कि अगर किसी व्हील, आप कोई भी मान लो, अगर बॉल बेरिंग नहीं लगाओगे, बॉल बेरिंग नहीं लगाओ तो इन दोनों में क्या होगा, पूरा एकदम घिसेगा, स्लाइड करेगा, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसमें बॉल बेरिंग लगा दो, लगा दिए, तो कांटेक्ट जो था, जैसे मान लो तुम नहीं लगाए तो कांटेक्ट बहुत ज्यादा था, अब लगा दिए तो कांटेक्ट इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, 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 समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, व्हील और एक्सिल के बीच में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो क्या करेगा, कार जो है वो मूव करेगा स्मूथली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है 47 नंबर, वही लॉजिक को फॉलो करना है, ठीक है, और आपको बताना है दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जो पहले आप फॉलो कर रहे थे।
दोस्तों इसमें क्वेश्चन ही नहीं था, छोड़ दो, कोई बात नहीं, 47 नंबर नहीं है तो 48 नंबर में आ जाओ। कारण 48 में क्या करा है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज। डिक्रीज कैसे करेगा, देखो डिक्रीज तीन कंडीशन में करेगा। डिक्रीज करेगा दोस्तों, कैसे कैसे डिक्रीज करेगा ये आप लोग जान लो, है ना। पहली डिक्रीज कैसे कैसे करेगा, इसके आपको पहला कंडीशन ये है कि अगर आप क्या करते हो, आप सरफेस से, है ना, ऊपर जाते हो, ठीक है, तो डिक्रीज करेगा। आप ऊपर जाओगे, पक्का दोस्तों आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए तो आप मून पर जब जाते हो तो आपका क्या होता है, आपका वेट अगर 100 केजी है तो वहां पे वेट क्या करके 16.5 केजी रह जाता है। 1/6, लगभग 1/6 दोस्तों, है ना, आपका वेट में कमी आ जाता है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात अगर बात करें तो इसका आंसर होगा दोस्तों, है ना, हाँ जी, तो ये हो जाएगा। आप देखो ये सभी में शामिल है, 111 सभी में शामिल है। अगला देखते हैं। अगला कहता है दोस्तों कि पहला बात बता दिया हमको, दूसरा आपको सुनने की कोशिश करना है। दूसरा कि जब हम दोस्तों किसी भी अर्थ सरफेस से अगर हम उसके सेंटर के पास जाते हैं, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, अब उसके सेंटर के पास हम जाएंगे तो दोस्तों क्या करेगा, उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो डिक्रीज करेगा। और तीसरा पॉइंट सुनना दोस्तों, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। इसमें आपको तीन स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट आपको नहीं दिया है, तीसरा स्टेटमेंट दे दिया है, चौथा स्टेटमेंट गलत कर दिया गया। देख लो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ आपको थोड़ा सा, 1 है, 2 है, ये 3 नंबर स्टेटमेंट है और ये 4th नंबर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है दोस्तों, हमने दो बता दिया। एक तो या तो आप ऊपर जाओगे तब आपका क्या करेगा, जी की वैल्यू कमेगा। एक आ तो आप तो सेंटर की तरफ आप आओगे तब भी जी की वैल्यू कमेगा, ठीक है, जी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक है दोस्तों आपको याद रखना है ऑलवेज कि जी की वैल्यू और कमेगा जब आप क्या करोगे, अगर क्या करोगे, अर्थ के रोटेशन को स्पीड कर दो, अर्थ के रोटेशन को स्पीड कर दो, अर्थ के रोटेशन को आप अगर स्पीड कर दोगे तो ऐसे कंडीशन में भी दोस्तों, ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जी का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। तो अब आपसे कोई पूछ दे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई इंक्रीज कब करेगा, तो बस इसका थोड़ा सा उल्टा कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा, मैंने कहा कि पहला सही हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद तीसरा सही हो जाएगा, उसके बाद चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला, तीसरा, चौथा, इज योर करेक्ट आंसर। 2, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे ना तो ग्रेविटेशन जो होगा ना, वो जी की जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही अगर उल्टा करके पूछ दे दोस्तों कि पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जब आप अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू घटेगा। जब अर्थ के पास आ रहे हैं तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। सेंटर की तरफ जा रहे हो तो जी का वैल्यू क्या होगा, वो घटेगा। सेंटर से आप ऊपर जा रहे हो तो जी की वैल्यू घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। आप अर्थ के रोटेशन को आप बढ़ा दोगे तो जी का वैल्यू घटेगा। अर्थ के रोटेशन को अगर घटा दोगे, अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर घटा दोगे तो ग्रेविटेशन होगा वो बढ़ जाएगा। ये चीजें ना थोड़ा सा वाइस वर्सा में आप याद रखना, ठीक है, इसको वाइस वर्सा में आप अच्छे से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अब इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अब कैसे करोगे मैं आपको हिंट कर देता हूं, ठीक है, सुनना जरा। कह रहा है वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मुझे क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहा है। ये क्वेश्चन सही नहीं है भाई, थोड़ा इसको ना सही कर लेना। ये क्वेश्चन जब हम सही करके अगले अगले मतलब क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है, इसे आप सही कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाओ, मे बी या फिर देखना पड़ेगा, है ना। वेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून, अभी आपको बताया था, जब आप अर्थ से मून के तरफ किसी बॉडी को लेकर जाओगे तो मास चेंज करेगा, वेट रिमेन्स कांस्टेंट। अरे भैया मास चेंज नहीं करता, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मास को कभी हम चेंज कर ही नहीं सकते, हम चेंज करते हैं तो जी का वैल्यू करते हैं। और जो हम वेट निकालते हैं, मास और वेट में तो यही अंतर है ना, कि मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है लेकिन वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है। इज इट ओके? और देखो वेट जैसे जैसे जी का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, वैसे वैसे दोस्तों वेट भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। ये बात आप ऑलवेज याद रखना। तो मास जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वेरिएबल कौन होता है दोस्तों? वेट होता है। वेट जो होता है एक प्रकार का फोर्स होता है, मास जो है वो क्या है दोस्तों? एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप याद रखिएगा। अब आप देखिए, बोथ वेट एंड मास चेंज, ये भी गलत है। वेट चेंज बट मास रिमेन्स सेम, आपका बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों आज हमने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। एक बार सारे बच्चे, मैं सबसे क्या करूंगा, एक गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों, कि अगर आप इस सेशन को पसंद कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे मिलकर के इस सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों के पास। इसे आप उसे जरूर बोलिए कि एक बार आप देखो, ठीक है, आप देखो किस लेवल का क्वेश्चन है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आपको मे भी शायद आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स जो नीचे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स है, उस ऑफलाइन कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। आप क्या करेंगे, आप उस ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर डाल देना, उस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले सेशन में। अगर देखूंगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझा दीजिए सर, तो नंबर ऑफ, अगर मान लो दोस्तों 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट अगर आपको बोल रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को ये समझा दीजिए, दोबारा समझा दीजिए, है ना, दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो मैं इसे क्या करूंगा आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और इलस्ट्रेटिव फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपसे एक प्रॉमिस होना चाहिए आप सभी को, है ना, क्लास को मैक्सिमम आप शेयर कर देना।